हेलो बच्चों। बच्चों एसी करंट के नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में अभी हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट को कवर करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पहले बता दूं, इंडक्टर क्या होता है। जब सोलेनॉइड के अंदर आप एसी करंट सप्लाई कर देते हो तो सोलेनॉइड ही एक तरह से इंडक्टर की तरह वर्क करने लग जाता है। और इसका सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग ने पढ़ा था, एल से लिखते हैं। और ये सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट हेनरी होती है, जो पीछे के मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ाई करके आए हैं। और इसके अंदर हम लोग सेल्फ इंडक्शन भी पढ़कर आए हैं, और सेल्फ इंडक्शन किस तरह से होता है इसके बारे में भी हम लोग सीख करके आए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सीखना ये चाह रहे हैं कि एसी करंट को किस तरह से इंडक्टर अपोज करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, और किया तो किस तरह के करंट की वैल्यू आएगी, करंट लीड करेगा, लैग करेगा, क्या होगा, इसको सीखना है आज हम लोगों को। तो चूंकि अमूमन एसी सर्किट में हम लोग सीखते ही यही है कि भैया इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। रेजिस्टेंस वाले सर्किट में हमने सीखा कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में था। कैपेसिटर में हमने ये देखा कि करंट जो है 90 डिग्री से लीड कर रहा था, यानी करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। अब इंडक्टर में देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इंडक्टर में हम लोगों ने ये देखा कि इंडक्टर का जो ईएमएफ होता है E बराबर LdI/dt होता है। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडक्टर लगा होता है, और कुछ भी लगा नहीं होता है। तो इंडक्टर ने कितनी ईएमएफ डेवलप की, LdI/dt। यहां से हमने क्या किया, LdI/dt से आई का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने का कोशिश किया। और फिर आई का एक्सप्रेशन कुल मिलाकर के, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूं, ठीक है, आप देखोगे तो इंडक्टर ने ईएमएफ जनरेट किया। मैं यहां पे अब आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं किस तरह से आएगा। ईएमएफ जनरेट किया LdI/dt। ईएमएफ में जो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आपका ईएमएफ डेवलप हुआ। ईएमएफ की वैल्यू जो सप्लाइड ईएमएफ थी, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज LdI/dt। यहां से हमने क्या किया, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। तो कितनी आ जाएगी, तो E0/L साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू E0/L। E0/L, इसमें E0/L कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt। इधर आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन डी आई, ये सिंपली आई बन जाएगा। E0/L साइन ओमेगा टी dt, ये हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा का मतलब कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या ले आप पाओगे, माइनस में कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और चूंकि इसके साथ ओमेगा लगा हुआ है तो ओमेगा हमारा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड में आ जाता है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास आया I इज इक्वल टू E0 ओमेगा टाइम्स L माइनस में कॉस ओमेगा टी। हम कॉस को साइन के फंक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस को किसके फंक्शन में, साइन के फंक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, E बराबर E0 इंटू ओमेगा एल साइन, माइनस साइन पहले से था, साइन 90 माइनस थीटा। और इस माइनस को हम साइन के एंगल के अंदर ले जा सकते हैं। आप पहले से ये बात जानते होंगे कि साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा हो सकता है, लेकिन कॉस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कॉस में क्या नहीं कर सकते हो कि नेगेटिव एंगल को आप आगे पीछे नहीं ला सकते हो। तो एक काम करते, इसको ऐसा ही हम लोग लेके चलते साइन की प्रॉपर्टी पर। तो माइनस एंगल को अंदर ले जाते, कितना आ जाएगा हमारे पास, E0 इंटू ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ गया। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर ये पूरा साइन थीटा 1 हो जाए, पूरा साइन थीटा हमारे पास 1 हो जाए, पूरा साइन थीटा हमारे पास 1 हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आएगा। इसको हम लोग I0 से लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर पाए कि सर ईएमएफ हमारा ये था E0 साइन ओमेगा टी, और करंट हमारा आया I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यानी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि यहां पर करंट लैग कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं करंट
is lagging the voltage by a phase difference of पाई बाई 2, यानी फेज डिफरेंस हमारा पाई बाई 2 का हो गया, यानी फाई हमारे पास पाई बाई 2 की आ गई। अगर फेज डिफरेंस 90 आया तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहला आप पावर फैक्टर सोच सकते हो। फर्स्ट वन आप क्या सोच सकते हो पावर फैक्टर के बारे में? ठीक है, पावर फैक्टर हम लोग cos फाई से लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हाँ हाँ, cos 90 0, cos 90 कितना 0 0 0 सॉरी। तो पावर फैक्टर हमारा 0 आ गया। अब पावर कंजम्पशन, पावर की एवरेज वैल्यू Vrms Irms cos फाई, तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट का 0। यहां से आप क्या सीखे, यहां से आप सीखे कि पावर फैक्टर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का 0 होता है। cos फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। फाई फेज डिफरेंस है, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का भी पावर फैक्टर 0 आया था क्योंकि फेज डिफरेंस 90 था। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। पावर कंजम्पशन कितना हुआ 0 हुआ क्योंकि पावर फैक्टर ही 0 बन गया। तो यहां से कुछ बात अपने लिए याद करके रखेंगे कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, पावर कंजम्पशन 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होती है। पावर फैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? cos फाई की वैल्यू से। वहां पर फाई क्या था? फेज डिफरेंस। तो ये एक्सप्रेशन कई बार क्या होता है अमूमन एग्जाम में निकालने के लिए आता है कि साबित करो कि इंडक्टर के अंदर करंट जो है लैग कर रहा है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 विद द वोल्टेज, यानी विद द ईएमएफ। ये आपको साबित करने आता है। तो हमने आपको पीछे समझाया कि देखो आप यहां पर कि जो हमारा ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप यहां पे देख पा रहे होंगे अप्लाइड ईएमएफ जो हमारा है वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमारा करंट का जो एक्सप्रेशन आया, जो हमारा करंट निकल कर आया वो आया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी करंट हमारा लैग कर रहा था, पीछे चल रहा था फेज डिफरेंस 90 से। तो हमने इसका फेजर डायग्राम बनाया। आप देखो फेजर डायग्राम में क्या करते, ई नॉट का एंगल रिप्रेजेंट कर देते, ओमेगा टी एंगल था, लेकिन ये करंट जो है ईएमएफ से कितना एंगल पीछे था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कम कर दिए। इस फेजर डायग्राम को देख करके भी सीबीएसई बोर्ड 2027 में सवाल आ सकते हैं। ठीक है, कि ये किस सर्किट का फेजर डायग्राम है। तो आप देखो कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ से करंट लीड किया कि करंट लैग किया। ये लैग कर रहा, पीछे रह गया। आगे चला जाता तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, पीछे रह गया तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अगर इसी लाइन पे चला आता तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता। उम्मीद करेंगे कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब देखो आते इसका साइन वेव बनाने के ऊपर, तो हमारा ईएमएफ साइन थीटा से वेरी कर रहा था और हमारा करंट जो है एक्चुअली में इसको निकालोगे तो ये माइनस कॉस थीटा पे आ जाएगा। तो हमारा ईएमएफ साइन फंक्शन में बना, ब्लू लाइन से हम लोग ड्रॉ किए हैं। आप देख पा रहे होगे ब्लू लाइन से ड्रॉ है, ये हमारा ईएमएफ फंक्शन है। और जो रेड लाइन से ड्रॉ है, जो रेड लाइन से ड्रॉ है उस पे मैं येलो स्ट्राइक करने वाला हूं, वो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है। और ये हमारा करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो येलो लाइन से मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो येलो लाइन से बना हुआ है, जो येलो लाइन से चल रहा है। ये रेड लाइन के ऊपर मैं येलो लाइन जो बना रहा हूं, ये हमारे किसका ग्राफ हो गया? ये हमारे करंट का ग्राफ हो गया। और ब्लू वाली जो लाइन है जिसपे मैंने ब्लैक मार्किंग कर रखा है, ये आपके वोल्टेज का ग्राफ है। तो वोल्टेज का ग्राफ तो हमेशा साइन थीटा में ही चलेगा, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे वो कैपेसिटिव सर्किट हो, चाहे वो रेजिस्टिव सर्किट हो, ठीक है, चाहे वो एलसीआर सर्किट हो। हम लोग का सिलेबस में जो जनरली होता है, वोल्टेज को हम लोग 0 फेज डिफरेंस पे मान के चलते हैं, यानी उसका एंगल हम ओमेगा टी मान के ही चल रहे होते हैं। बस हमें करंट का एक्सप्रेशन ढूंढना होता है वोल्टेज के टर्म में। तो उम्मीद है आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।